हाय, मैं हूँ अमृता। कहानी शुरू होती है आर्टिक सर्कल से, जहाँ पे हम ओवरगार्ड को देखते हैं जो कि एक पायलट होता है और उसका प्लेन आर्टिक सर्कल में ही क्रैश हो गया था और वहीं पे फंस जाने के कारण वो काफी टेंशन में रहता है और वो रेस्क्यू का वेट कर रहा होता है। अब कैसे तैसे बर्फ से बाहर आते हुए वो एक SOS साइन बनाता है, जिसे अगर कोई सैटेलाइट या प्लेन नोटिस करे तो वहाँ से उसे निकाल पाएंगे। उसके पास मैप भी नहीं होता जिसके थ्रू वो अपने लोकेशन के बारे में पता कर पाए, इसीलिए वो खुद ही अपने कैलकुलेशन के अनुसार एक मैप बनाता है। लेकिन देखते देखते दिन ढलने लगता है, उसे काफी डर लगने लगता है कि वो कहीं यहीं पे फंस ना जाए, क्योंकि आर्टिक सर्कल में चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ रहती है, जहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। यहाँ पे काफी ठंड होने के कारण इंसान यहाँ पे ज्यादा रहते नहीं थे। अब यहाँ पे इसका प्लेन क्रैश हो गया था, इसका कम्युनिकेशन सिस्टम भी खराब हो गया था। अपने प्लेन में ही जाके रहता है। अगले दिन उठने के बाद उसे काफी भूख लगी रहती है, इसीलिए वो आसपास बर्फ के नीचे कुछ फिश ट्रैप लगाता है, जिससे वो फिश पकड़कर अपने खाने का गुजारा करे। वो कुछ फिश तो पकड़ लेता है, लेकिन एक टाइम पे वो बस एक ही फिश खाता है और बाकी सारे फिश को वो मारकर बर्फ के कंटेनर में डाल देता है और उसे बर्फ में ही दबा देता है ताकि वो कुछ दिनों तक चले। ऐसे करते करते 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी रेस्क्यू मिशन नहीं आता। वो हर रोज उठता था, एक फिश खाता था और बाद में अपनी बेकन मशीन यानी सिग्नल देने वाली जो मशीन रहती है उसे लेकर वो ऊंची ऊंची जगह पर जाता था ताकि वो लोगों को सिग्नल दे पाए। यहाँ पे बेकन एक ऐसी सिग्नल देने वाली मशीन थी जिसे हैंडल से घुमाकर उसमें से सिग्नल भेजा जाता था ताकि आसपास कोई भी सैटेलाइट या सिग्नल पकड़ने वाली मशीन उस बेकन को ढूंढ ले और इसी तरह उसे रेस्क्यू करने के लिए टीम आ जाए। अब अगले दिन उसने अपने बनाए हुए मैप पर हर उस जगह को मार्क करता है जहाँ पर उसने बेकन यूज किया था, लेकिन 4 से 5 दिनों के बावजूद भी उसे किसी ने भी डिटेक्ट नहीं किया था। ओवरगार्ड रोज एक जगह पर जाता था जहाँ उसने कुछ पत्थरों को रखा था और रोज उन पर से बर्फ को साफ करते हुए उन पत्थरों से बातें करता था, मानो उसने इस क्रैश में किसी को खोया था और उन्हीं की वो समाधि थी। एक दिन जब वो वापस अपने प्लेन पर आता है तो वो देखता है कि वहाँ उसके कंटेनर को तोड़कर किसी ने सारी मछलियाँ ले ली थी। आसपास देखने पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही वो अपने पैरों के पास देखता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़े पोलर बेयर के पैरों के निशान होते हैं, जिसे देखकर वो डरते हुए वापस प्लेन में चला जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे आर्टिक सर्कल के इस बर्फ और ठंड में ही नहीं बल्कि पोलर बेयर से भी बच के रहना होगा, वरना उसकी जान को खतरा है। अब अगले दिन वो बेकन लेके जाकर थोड़ी ऊंचाई से दूर के पहाड़ों को देखने लगता है और वही दूरी पे उसे एक पोलर बेयर भी दिखाई देता है, लेकिन वो उससे काफी दूर रहता है। पोलर बेयर भी उसे देख लेता है, लेकिन इसके पास आने के बजाय वो कहीं दूर जाने लगता है। अब इसी तरह से रोज ओवरगार्ड बेकन के सिग्नल भेजता था और मशीन देखने लगता था और उस मशीन पे अक्सर ग्रीन सिग्नल जलने लगता था। इसका मतलब था उसका ये सिग्नल किसी ने भी रिसीव नहीं किया और वो निराश होकर आसपास देखने लगता था कि वो और कितने दिन तक यहाँ पे जिंदा रह सकता है। लेकिन उसे कुछ ही दूरी पर एक हेलीकॉप्टर भी नजर आता है, जिसे देख वो खुश होता है और पायलट का ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए वो कुछ जलाने लगता है, जिससे उन लोगों का ध्यान इस पर जाए और देखते देखते हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोग इसे देख लेते हैं और इसी के पास आने लगते हैं, जिससे ओवरगार्ड काफी खुश होता है। लेकिन अचानक से पहाड़ों में मौसम इतना ज्यादा खराब हो जाता है, 2 ही मिनट में तूफान आने लगता है, जिसके कारण वो हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है। ये देखते हुए ओवरगार्ड पूरी तरीके से निराश हो जाता है और वो उस हेलीकॉप्टर के पास जाने लगता है। वहाँ जाने पर वो देखता है कि पायलट के सर पे चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसके साथ में जो पैसेंजर थी वो अभी भी जिंदा थी, लेकिन चोट लगने की वजह से बेहोश थी। अब ओवरगार्ड उस पायलट को बाहर निकालता है और उस लड़की को चेक करता है और वो देखता है कि उसके पेट में बड़ा सा कट है। अब वो हेलीकॉप्टर में रखे हुए मेडिकल किट को निकालकर उसकी ड्रेसिंग करता है और हेलीकॉप्टर के एक डोर को निकालकर उस लड़की को उस पर रख के वो वापस अपने प्लेन के यहाँ पे आने लगता है।
प्लेन में आने के बाद उस लड़की को होश आता है। बर्फ में काफी देर रहने के कारण वो लड़की काफी कमजोर थी और ओवरगार्ड उस लड़की के हाथ में अपना हाथ देकर उसे दबाने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या उसे कोई सेंसेस फील हो रहे हैं, जिससे उसे पता चलता है कि लड़की को सेंसेस फील हो रहे हैं या नहीं। वो होश में आने के बाद ओवरगार्ड से कुछ पूछने लगती है, लेकिन ओवरगार्ड को उसकी भाषा समझ नहीं आती। ये देखते हुए उसे पायलट के बारे में पूछती है, जिसे ओवरगार्ड उसे बताता है कि पायलट मारा गया है। ये सुनकर वो लड़की पैनिक होती है और वापस बेहोश हो जाती है। अब ओवरगार्ड को अपना काम भी करना होता है, इसीलिए उस लड़की के लिए वो एक नोट छोड़ता है जिसमें लिखा होता है कि वह थोड़े समय में वापस आएगा, और प्लेन से बाहर चला जाता है। अब वो वापस हेलीकॉप्टर के यहाँ पे जाता है और उस पायलट का अंतिम संस्कार करके उसे बर्फ में बरी कर देता है और उस पर भी वैसे ही पत्थर लिखता है और प्रार्थना करता है। अब वो हेलीकॉप्टर में से जरूरत का सामान लेकर जाने लगता है। अब उसे हेलीकॉप्टर की चीजों में आर्टिक सर्कल का मैप, मेडिकल इक्विपमेंट, खाने का कुछ सामान और एक गैस स्टोव, लाइटर और एक फोटो मिलता है। अब फोटो देखकर उसे पता चलता है कि वो लड़की और पायलट हस्बैंड एंड वाइफ थे और फोटो में उनकी छोटी बच्ची भी थी। ओवरगार्ड ये सब सामान एक स्लेड पर डाल देता है और वापस निकलने लगता है और हेलीकॉप्टर की साइड के आसपास वो एक मैसेज लिखता है कि स्टिल 2 पर्सन आर अलाइव, और वो अपने प्लेन की दिशा में जाने लगता है। अब वापस आने पर ओवरगार्ड उस लड़की के जख्मों की ड्रेसिंग करने लगता है और फिर वो होने के बाद उसे काफी ठंड लग रही थी, इसीलिए स्टोव जलाकर उसके आसपास वो अपने हाथ सेकने लगता है। अब देखते देखते ओवरगार्ड को यहाँ पे 1 हफ्ते से भी ज्यादा हुआ था, जिसके कारण वो अकेला महसूस होकर रोने लगता है। कैसे तैसे वो खुद को संभालता है और आर्टिक सर्कल का मैप को अपने बनाए हुए मैप से मिलाकर अपनी पोजीशन को वो ढूंढने लगता है और उस मैप में उसे आसपास के कुछ रेस्क्यू पॉइंट्स भी मिलते हैं। लेकिन उतने में ही उसने जो बाहर मछलियों का एक ट्रैप लगाया था उसमें उसे आवाज आती है। बाहर जाकर वो उस ट्रैप को निकालता और पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ी मछली उसके हाथ लगी है। हेलीकॉप्टर से लाए हुए सामान में कुछ फ्रोजन नूडल्स भी होते हैं, इसीलिए वो फिश के साथ नूडल्स बनाता है और काफी दिनों के बाद पहली बार उसे गरम गरम खाना खाने को मिलता है। साथ ही वो उस लड़की को भी होश में लाता है और थोड़ा खाना उसे भी खिलाता है, लेकिन वो लड़की कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, वो अभी भी बेहोश होती है। फिर थोड़े समय के बाद वो बेकन लेकर थोड़ी दूर पे जाता है, लेकिन साथ ही प्लेन पर भी वो नजर रखता है। पहाड़ी पर जाने के बावजूद उसे कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। ऐसे देखते ही देखते वापस कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस लड़की की हालत दिन ब दिन खराब ही होते जा रही थी और मेडिकल किट में मिली हुई दवाइयों का भी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं था। इसीलिए ओवरगार्ड यहाँ से निकलकर पास वाले रेस्क्यू पॉइंट पर जाने के बारे में सोचने लगता है, जिससे कि टाइम रहते एटलीस्ट उस लड़की की जान बच सकती है। और इसी तरह वो मैप पर जाने का एक रास्ते का निशान बनाने लगता है और इन दिनों में वो काफी सारे मछलियां भी पकड़कर स्टोर कर लेता है ताकि उसके आने वाले रास्ते के लिए खाने का सामान हो। बहुत सारा पानी भी अपने पास रखता है और बाकी जरूरत का सामान लेकर एक स्लेड पर रखता है और उस लड़की को अपने स्लीपिंग बैग में डालकर उसे भी स्लेड पर रख देता है ताकि वो उसे भी अपने साथ लेकर जाए। अब अगले दिन निकलने का समय जैसे ही होता है, ओवरगार्ड अपने प्लेन पर उस रेस्क्यू पॉइंट का लोकेशन लिखता है ताकि इनकेस अगर कोई लोग आए तो उन्हें पता चले कि ओवरगार्ड किस रास्ते से गया है। आखिरी बार वो अपने प्लेन को देखता है और स्लेड को अपने कमर पर बांधकर खींचते हुए आगे चलने लगता है। इतने घने बर्फ में रास्ते में जाते हुए बार बार उसे उस लड़की का ख्याल आता है और वो उसे कैसे तैसे पानी पिलाता था ताकि उसकी हालत और खराब ना हो, और साथ में ही उससे जानबूझ के बातें करता था ताकि उसे लगे कि कोई तो उसके साथ है। धीरे धीरे थोड़ा बहुत रास्ता कवर करने के बाद वो अपने मैप पर निशान लगाते जाता है, लेकिन देखते देखते अंधेरा होने लगता है। वो काफी थक गया था, इसीलिए एक जगह पे वो रुकता है और बर्फ की गुफा बना के उसी में आराम करता है। रात के समय में वो कुछ स्टोव की मदद से खाना भी बनाता है और दोनों भी खाना खाते हैं। इसी तरह वो आगे बढ़ते जाता है। -30 to 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जहाँ पे वो अपने साथ साथ उस लड़की का भी ख्याल रख रहा था, जो कि काफी मुश्किल भरा काम था। कुछ दिनों के बाद वो एक जगह पे पहुँचता है जहाँ पे उसने कुछ दिन पहले आकर कुछ रस्सी और सामान रखा हुआ था, वो उसे मिलता है। धीरे धीरे वो कदम रखते हुए आगे बढ़ रहा था।
उसके थोड़े ही आगे जाने पर उसे एक पहाड़ी दिखाई देती है जिसके ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन ये पहाड़ी देखकर वो हैरान होता है क्योंकि उस मैप पर कोई भी पहाड़ी नहीं थी। इसीलिए उसे शक आने लगता है कि कहीं वो गलत रास्ते पर तो नहीं। इसीलिए वो खुद ऊपर जाकर दूसरी तरफ देखता है। वो देखता है कि आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान है। इसीलिए वो पहले अपने सामान को अपने साथ ऊपर की तरफ खींचकर पहुंचाता है। लेकिन जब वो उस लड़की को स्लेड की मदद से ऊपर खींचने लगता है, लेकिन वो लड़की बार बार नीचे गिरने लगती है और काफी बार ट्राई करने के बाद भी वो कामयाब नहीं होता। वो मैप देखने लगता है और उस रेस्क्यू पॉइंट पर जाने का एक दूसरा रास्ता बनाता है। लेकिन उसे इस बात की चिंता होने लगती है कि पहले इस रास्ते से जाने पर रेस्क्यू पॉइंट पर पहुंचने के लिए सिर्फ 2 दिन लगने वाले थे, लेकिन इस नए रास्ते से अब 5 दिन लगेंगे। यानी उसका खाना भी लिमिटेड था और उस लड़की की जान भी जा सकती थी। लेकिन फिर भी वो ठान लेता है कि इसी नए रास्ते से जाएंगे। फिर वो अपना सारा सामान वापस नीचे उतारता है और इस नए रास्ते पे चलने लगता है। कुछ आगे जाने पर उसे एक छोटी सी गुफा भी मिलती है जहाँ पे वो रुकता है और खाना बनाकर खुद को और उस लड़की को भी खिलाने लगता है। लेकिन उस लड़की की हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर काला पड़ने लगा था, मानो उसका खून जम रहा हो। और तो और थोड़ी देर के बाद उसकी स्टोव की गैस भी खत्म हो जाती है। वो कैसे तैसे अपना गुजारा कर ही रहा था। इसी दरम्यान उसे बाहर गुर्राने की आवाज आने लगती है, जिससे वो पहचान जाता है कि बाहर पोलार बेयर आया था। ओवरगार्ड काफी डर जाता है। वो बिल्कुल भी शांत रहता है, लेकिन उसी वक्त वो लड़की खास देती है, जिसकी वजह से वो बेयर अंदर आने लगता है। लेकिन गुफा में आने का रास्ता छोटा होने के कारण वो बेयर अंदर नहीं आ पाता। लेकिन वो बर्फ को तोड़कर अंदर आने का रास्ता बनाने लगता है। ओवरगार्ड आसपास के सामान में अपनी फ्लेयर गन ढूंढने लगता है, जो कि उसे नहीं मिल रही थी। लेकिन काफी खोजने के बाद उसे मिल जाती है, जिसे जलाकर वो बाहर के बेयर को डरा देता है, जिसे डर कर वो पोलार बेयर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस हादसे के कारण ओवरगार्ड बहुत ही डर गया था। लेकिन वो खुद को शांत करते हुए संभालता है और खुद को ही इट्स ओके यानी ऑल इज वेल कहने लगता है। अब कुछ देर के बाद वो उस गुफा से बाहर निकलता है और पहले तो आसपास देखता है कि कहीं वो पोलार बेयर पास में तो नहीं है, और चुपके से वहाँ से निकलता है और आगे बढ़ने लगता है उस लड़की के साथ। लेकिन वो एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है। उसे सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उसमें से चलना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। वो स्लेड पर से उस लड़की को उतार कर स्लेड को सामने की तरफ खड़ा कर देता है, जिससे कि उनके ऊपर बर्फ कम पड़े। और ओवरगार्ड उस लड़की के साथ उसे स्लीपिंग बैग में लेट जाता है। अब कुछ समय के बाद जब तूफान थोड़ा थम जाता है, वो स्लेड को सीधा करता है और उस लड़की को उसके ऊपर रख के वापस चलने लगता है। अब काफी समय हुआ था उस लड़की ने पानी नहीं पिया था, इसीलिए रुकते हुए उस लड़की को पानी पिलाता है। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो खांसने लगती है और उसके मुंह से खून आने लगता है, जिस पर ओवरगार्ड उसकी जख्म को चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसे इन्फेक्शन हो गया है। वो लड़की वापस बेहोश हो जाती है, जिससे उसे लगने लगता है कि वो मर चुकी है या मरने वाली है। उसे आगे लेके जाने का कोई भी फायदा नहीं होता और इसी बात से ओवरगार्ड काफी दुखी हो जाता है और वो उस लड़की को वहाँ पर ही छोड़कर अकेले जाने लगता है, क्योंकि अगर वो उस लड़की को साथ में लेके भी जाता तो भी उसे बचाया नहीं जा सकता था, क्योंकि इतनी बड़ी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है कि उसके ऊपर तुरंत इलाज हो। वो आगे चलने लगता है। थोड़े आगे जाने के बाद अचानक से ही वो एक गड्ढे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसे काफी चोट लगी थी। थोड़े समय के बाद जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि उसका एक पैर पत्थरों में फंस गया था और बार बार कोशिश करने पर भी वो वहाँ से नहीं निकल पाता। वो बहुत ही रोने लगता है और उसे समझ आता है कि अब उसकी आखिरी घड़ी पास आ रही है और तभी उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगता है कि उसे उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। और उसी लड़की के थ्रू उसे एक उम्मीद मिलती है और वो काफी मुश्किल से अपना पैर उस गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसके पैर में चोट भी लगती है और खून आने लगता है, लेकिन वो उस जख्म को एक कपड़े से बांध देता है ताकि उसका खून जमे ना। और कैसे तैसे वो वापस पीछे चला जाता है उस लड़की को जहाँ पे छोड़ा था वहाँ पे। वहाँ जाकर देखता है उस लड़की की हालत एक्चुअली में स्टेबल हो गई थी। उसकी आंखें भी खुली थी और वो ओवरगार्ड को देखते ही उसे हेलो कहती है। ये सुनकर ओवरगार्ड रो पड़ता है और उसे सॉरी कहता है। वो लड़की भी उसे सहारा देती है,
लेकिन ओवरगार्ड को काफी दर्द हो रहा था पैर में, क्योंकि उसके पैर में काफी गहरी चोट आई थी। लेकिन चोट को संभालते हुए वो उस लड़की के साथ वापस अपने स्लेट पर सामान रखते हुए वहाँ से निकलने लगता है। वो एक काठी का भी सहारा लेता है। कुछ देर चलने के बाद ओवरगार्ड फाइनली उस लड़की को लेकर रेस्क्यू पॉइंट के पास पहुंच गया था। वो खुद एक स्लोप पर चढ़कर देखता है और थोड़ी दूरी पर उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिसे देख वो काफी खुश हो जाता है और जल्दी से वो वापस नीचे जाता है और उस लड़की को भी ऊपर की तरफ लेके आता है और चिल्लाते हुए सामने जो रेस्क्यू पॉइंट था वहाँ के लोगों को बुलाने लगता है और साथ ही एक फ्लेयर गन भी चलाता है, जिससे कि हेलीकॉप्टर वाले लोगों का ध्यान उस पर जाए। लेकिन उन लोगों का ध्यान इसके ऊपर नहीं जाता और वो लोग हेलीकॉप्टर को लेके जाने लगते हैं। लेकिन ये देखते हुए ओवरगार्ड अपनी जैकेट, जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो भी निकालता है और फ्लेयर गन से जला देता है, ताकि वो बहुत ही बड़ी आग जलती हुई देखकर उनका ध्यान खींच सके। लेकिन वो हेलीकॉप्टर दूसरी दिशा में जाने लगता है। ये देख ओवरगार्ड उस लड़की को भी स्लीपिंग बैग से निकालकर चीखने लगता है कि हम लोग अभी भी जिंदा हैं। लेकिन वो हेलीकॉप्टर वहाँ से निकलकर पहाड़ी के पीछे चला जाता है। ये देखते हुए ओवरगार्ड पूरा निराश हो जाता है, जिसके बाद वो लड़की का हाथ अपने हाथ में पकड़कर रोते हुए वहीं पे लेट जाता है। पूरी तरीके से वो निराश हो गया था। लेकिन तभी वो हेलीकॉप्टर घूमते हुए उनके पीछे उतरने लगता है। इसी का मतलब था उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी एक्सट्रीम कंडीशन में उम्मीद ना छोड़ने के बारे में है। जैसे कि ओवरगार्ड अकेला था, वो पूरी तरीके से हार मान बैठा था, रोज सिग्नल भेजता था, कोई भी उम्मीद नहीं थी। एक दिन हेलीकॉप्टर भी देखता है जो कि उसके सामने ही क्रैश हो जाता है, जिससे वो निराश हो जाता है। लेकिन उस हेलीकॉप्टर में से वो लड़की को भी बचाता है और अपने साथ साथ उसका भी ख्याल रखते हुए उसे जिंदा बचाता है और इतने भयानक मौसम वाली जगह से उसे और खुद को भी रेस्क्यू कराता है। मैं मिलूंगी आपसे अगले कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।